डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमने शुरू किया था पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक के पॉलिटिकल आइडियाज में हमने पार्ट वन में जो डिस्कस किया था वो था स्वराज का कॉन्सेप्ट इनका, जिसमें हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वराज, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ स्वराज। इसके बाद हमने ये देखा था कि व्हाट आर द मीन्स टू अचीव द स्वराज अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, जिसमें हमने डिस्कस किया था नेशनल एजुकेशन, बायकॉट, स्वदेशी एंड पैसिव रेजिस्टेंस। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस पार्ट वन को जाकर पहले देख सकते हैं, फिर आपको पार्ट टू अच्छे से समझ में आएगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इनके कुछ और पॉलिटिकल फिलॉसफी, जैसे कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, देन इनकी जो एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी थी जो इन्हें मॉडरेट से डिफरेंट बनाती थी, तो उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इनके जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हैं, ये यूजफुल नहीं है टू अचीव द स्वराज। और ये एंड और मीन्स में जो डिफरेंशिएशन है उसको कैसे इन्होंने कन्वे किया है, और रिलीजियस और पॉलिटिक्स के बीच का जो इंटरलिंकेज है उसको कैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया है। देन एक्सट्रीमिज्म में जो प्रोग्राम ऑफ एक्शंस हैं, जो नेशनल एजुकेशन, बाइकॉट, स्वदेशी एंड पैसिव रेसिस्टेंस, किस तरीके से उनको यूज करने की ये बात करते हैं टू अचीव द स्वराज। एंड लास्ट में हम एक ब्रीफ असेसमेंट करेंगे इनका, जो रहेगा आपका क्रिटिकल इवैल्यूएशन, कि किस तरीके से इन्हें फादर ऑफ अनरेस्ट कहा गया, किस तरीके से इन्हें कम्युनलिस्ट, ऑर्थोडॉक्स, इस तरीके के इनके लिए इनको बोला गया, तो उसका भी हम लोग एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे लास्ट में। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। जैसे कि आपने देखा, हाँ जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस, तो कल जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका इंट्रोडक्शन। इनका बेसिक हमने देखा था कि कैसे उनकी अर्ली लाइफ रही है, इसके बाद से बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ पॉलिटिशियन, किस तरीके से उन्होंने काम किया था, जो केसरी और मराठा उनकी मैगजीन्स थे, किस तरीके से उन्होंने अखाड़ा, एंटी लाठी क्लब और एंटी काउ किलिंग सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट करते हैं। फिर इसके बाद से इनकी कुछ राइटिंग्स हमने देखी थी, जैसे गीता रहस्य, द ओरियन, द आर्किटिक, ये बुक पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमने स्वराज डिस्कस किया था कि किस तरीके से बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, ये कहीं बियॉन्ड दी सोशियो पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक का जो डोमेन है उससे भी ज़्यादा है। मतलब एक तरीके का फुल सेल्फ गवर्नमेंट, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, ये इन हर डायमेंशंस के तरीके से इन्होंने इसे डिफाइन किया था। और उनकी जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, जैसे कि इफ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी, आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज अ गॉड एट ऑल। इसके बाद से आप देखेंगे कि ओवरऑल हमने इनका जो ये कॉन्सेप्ट था स्वराज का वो देखा था। और स्वराज को अचीव करने के इनके मीन्स देखे थे, नेशनल एजुकेशन, बाइकॉट, स्वदेशी एंड पैसिव रेसिस्टेंस। तो ये कल के वीडियो में हमने पार्ट वन में इसे समझ लिया था ऑलरेडी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इनका जो और पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल फिलोसफी हैं, जैसे कि नेशनलिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एज फॉर एज नेशनलिज्म इज कंसर्न, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। तभी हम समझ पाएंगे कि बाल गंगाधर तिलक के जो ओपिनियन थे, जो थॉट थे रिगार्डिंग द नेशनलिज्म, वो क्या थे। तो नेशनलिज्म क्या है, एक फीलिंग ऑफ यूनिटी होती है या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कॉमननेस की जो चीजें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कॉमन बनाते हैं। जैसे हम आप अपने आप को क्या कहेंगे, इंडियंस, वी आर इंडियन, हमारी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है, हमारा कॉमन कल्चर है, हमारा कॉमन हेरिटेज है, हमारा कॉमन हिस्ट्री है, राइट। इस तरीके की चीज़ें क्या है, हमारे सॉलिडेरिटी विद इन द ग्रुप ऑफ पीपल, जो हमारे इंडियंस हैं, हम में भाईचारा है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है टू द इंडिया, राइट। यही फीलिंग को ही नेशनलिज्म बोलते हैं। So nationalism basically refers to a feeling of unity, a sense of belongingness and solidarity within the group of people, right? अब इस जो कॉमन हेरिटेज है,
ये एक वाइटल फोर्स होता है नेशनलिज्म का अकॉर्डिंग टू तिलक। तिलक ने कहा कि ये जो कॉमन हेरिटेज है, कॉमन कल्चर होता है, कॉमन हिस्ट्री है, एक वाइटल फोर्स है नेशनलिज्म का। व्हाई दिस इज वाइटल? बिकॉज ये इमोशनल अपील होता है, राइट right? और अगर आपको लोगों को इकट्ठे करना है, उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाना है, उनमें यूनिटी लाना है टू अचीव द स्वराज, तो हमें नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करना होगा। और नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए, सेंस नेशनलिज्म का सेंस डेवलप करने के लिए उन्होंने जो ट्रिमेंडस सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स थे, या फ्लैग्स थे, या स्लोगन्स थे, उनका यूज किया। जैसे कि गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, इनके जो सिंबल्स थे, इनके जो ये जो प्लेटफॉर्म थे, इनको यूज किया फॉर द इमोशनल अपील। और इस इमोशनल अपील के थ्रू उन्होंने अवेयरनेस फैलाई, बाल गंगाधर तिलक ने, कि और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ जो या फीलिंग ऑफ यूनिटी है वो डेवलप किया मासेस में या लोगों में, जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे उनमें। और इस तरीके से उन लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनमें सॉलिडेरिटी का सेंस लेकर आते हैं कि हम लोग कॉमन हेरिटेज, हमारा कॉमन यूनिटी है, और हमारा सबका धर्म है, ड्यूटी है टू अचीव द स्वराज थ्रू दी कर्म योगा। तो इनकी, जैसे कि इन्होंने इस कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जैसे लिबर्टी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सारे किसके ड्रीम्स थे? अमेरिकन्स के। उसी तरीके से इंडियंस का क्या ड्रीम है? टू अचीव द स्वराज, टू मेंटेन द स्वराज थ्रू दी कर्म योगा। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो कहीं ना कहीं वेदांता फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड थी। एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स थे, उनके थॉट का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा आपको तिलक पे। और इस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, और नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस फेस्टिवल्स थे, फ्लैग्स थे, स्लोगन्स थे, उनका यूज़ किया, जिससे कि स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को डेवलप किया जा सके लोगों में। और सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल उनका गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। नेक्स्ट, उनका एक्सट्रीमिज्म की जो आइडियोलॉजी थी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें एक्सट्रीमिस्ट लीडर में रखा गया। और इनको, जिनकी एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी थी, एक्सट्रीमिज्म के जो इनके स्टेप्स थे, फंक्शंस थे, एक्टिविटीज़ थे, वो इन्हें डिफरेंट बनाते थे किसके साथ में? मॉडरेट के साथ में। सो मॉडरेट्स, जिन्हें हम लिबरल्स भी कहते हैं, तो इन इन जो मॉडरेट्स और लिबरल्स थे, ये बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनमें सेंस ऑफ जस्टिस है, और वो लिबर्टी, और वो इंडियंस के लिए अच्छा करेंगे, इंडियन को मॉडर्नाइज करेंगे। और इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन गेन करने की कोशिश कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है वो बुरे नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड कहाँ काम करते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, तब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की वहाँ पर एप्लीकेबिलिटी है, हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया में क्या है? इम्पीरियल रूल है, और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है इंडियंस के ऊपर। इंडिया बेसिकली ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है। तो जब जो ब्रिटिशर्स हैं वो इम्पीरियल रूल है, तो उनके जो मोटिव्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो सेल्फिश मोटिव हैं, वो अपनी मदर कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं, जो इंग्लैंड है। सो व्हाट वाज द मोस्ट प्राइमरी मोटिव ऑफ द इम्पीरियल गवर्नमेंट? टू गेन दी मटीरियल थिंग्स, राइट? रिसोर्सेज का मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, राइट? प्रॉफिट जनरेट करना, मटीरियल गेन करना, दिस वाज द प्राइमरी फोर्स ऑफ द ब्रिटिश राज। तो जब उनके जो इंटरेस्ट हैं दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडियन इंटरेस्ट, तो अपने मटेरियल गेन के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे? वो कभी भी इंडियंस के साथ में जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड है, जो वो कभी भी नहीं इंडियंस के प्रति शो करेंगे। तो इंडियन की जो डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस है उस कभी फुलफिल नहीं हो सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू। गेटिंग इट? तो ये इनको डिफरेंट बनाती थी, जो मॉडरेट्स या लिबरल जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी आइडियोलॉजी से। और उसके पीछे का हमने रीज़न भी जान लिया क्यों। तो पहला उनका जो पॉइंट था डिफरेंट का, वो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस
प्रेशर पॉलिटिक्स। तो आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड थे उनको रिजेक्ट किया, उनकी एफिकेसी, उनकी एफिशिएंसी को रिजेक्ट किया, और उन्होंने सीधे-सीधे बोला कि विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हम अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वी इंडियंस अपने जो एम, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, जो हमारे डिमांड्स हैं स्वराज की, वो हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड विल नॉट सर्व द पर्पस। क्या क्या चीज, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हमारे पर्पस को सर्व नहीं करेंगे तो व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव? तो ऑल्टरनेटिव उनका था प्रेशर पॉलिटिक्स, कि विद द हेल्प ऑफ प्रेशर पॉलिटिक्स हम जो अपना इंडियंस का पर्पस है, जो इंडियन के डिमांड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको अचीव कर सकते हैं और स्वराज का जो गोल है उसे अचीव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रेशर क्रिएट करना होगा किस पर? जो एलियन ब्यूरोक्रेसी है, जो एम्पिरिकल ब्यूरोक्रेसी है, इन सपोर्ट ऑफ आवर डिमांड्स। तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस प्रेशर पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड है एंड्स एंड मीन्स, जो इन्हें डिफरेंट बनाता है मॉडरेट्स के साथ में। सो लिबरल क्या कहते हैं, एंड और मीन्स का मतलब अगर आप समझ रहे होंगे ऑलरेडी क्या है। एंड्स जो हमारे गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। मीन्स हमारे वो सारे तरीके, वो सारे प्रोसेस, वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं टू अचीव अवर गोल्स। तो मीन्स में सारे वो प्रोसेस आ जाएंगे, वो एक्टिविटीज आ जाएंगे टू अचीव दी गोल्स। तो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें एंड्स और मीन्स का, तो हमारा एंड, हमारा गोल क्या है अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक? हमारा गोल है टू अचीव द स्वराज। तो स्वराज हमारा एंड हो गया। अब मीन्स क्या है अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक? प्रेशर पॉलिटिक्स। जबकि जो मॉडरेट्स हैं, जो लिबरल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग मीन्स क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। ये क्या है? प्रोसेस हैं, ये क्या है? एक्टिविटीज हैं, प्रोग्राम हैं, जिनके थ्रू अपने एम को हम अचीव करेंगे। सो होप नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड एंड मीन्स। तो एंड एंड मीन्स में जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो बात ये की जाती है कि जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो मीन्स हम अडॉप्ट करेंगे वो क्या होने चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए। जबकि बाल गंगाधर तिलक कहेंगे कि जो मीन्स हैं वो क्या होंगे? प्रेशर पॉलिटिक्स होंगे। जरूरी नहीं है कि जो मीन्स हैं वो प्योर ही हो हमेशा। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। जैसे महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जो एंड्स एंड मीन्स है दोनों की प्योरिटी मैटर करती है एट दिस। और उसी टाइम आपके जो मॉडरेट्स और लिबरल्स हैं वो भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये हर सर्कमस्टेंसेस में लागू नहीं होता। आपको पता है कि अगर आपने मैकेवेली के पॉलिटिकल थॉट पढ़े हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा कि मैकेवेली ने क्या कहा था कि जो प्रिंस है उसको एंड्स अचीव करने पे ध्यान देना चाहिए, और एंड्स अचीव करने के लिए वो कुछ भी मीन्स यूज कर सकता है। सो सारे मीन्स जस्टिफाई हैं अगर वो हमारे एंड्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आपने मैकेवेली के थॉट में यही रियलिटी है ना, इसीलिए उन्हें मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर बोला जाता है, जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन है उस पॉलिटिकल साइंस उसका। तो आप देखेंगे कि जबकि गांधी जस्ट अपोजिट बोलते हैं कि एंड्स तभी वो पवित्र होंगे जब आप मेन जो मीन्स है उनकी प्योरिटी होगी, उन वो पवित्र होंगे। ये दो सेक्शन चलते हैं थॉट पे। तो बाल गंगाधर तिलक का स्टैंड यहाँ पर क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सो बाल गंगाधर तिलक ने बेसिकली ये नहीं कभी कहा है कि नहीं, जैसे कि मैकेवेली ने कहा कि मीन्स की कोई प्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, हमारा डिजायर गोल अचीव होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक का स्टैंड ये है कि वो कहते हैं कि हमें अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए इफ सर्कमस्टेंसेस आर इन नॉट आवर फेवर। तो जैसे कि इंडिया में जो सर्कमस्टेंसेस थी वो इंडियंस के फेवर में नहीं थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रूल था, इम्पीरियल रूल था। तो इंडियंस को हेजिटेट नहीं होना चाहिए टू यूज द अदर मीन्स जो प्योर नहीं है, जिनकी प्योरिटी नहीं है, टू अचीव द डिजायर्ड गोल। तो कुल मिलाकर यू कैन से दैट कि
इंडिया में जिस तरीके की उस टाइम पे सिचुएशंस थी, जिस तरीके की सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट थी, जब बाल गंगाधर तिलक एंड अदर फ्रीडम फाइटर स्वराज अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, तो उस तरीके के सर्कमस्टेंसेस में बाल गंगाधर ने तिलक करने का मेन था कि हमें स्वराज को अचीव करने पे फोकस करना चाहिए। इसके लिए हम प्रेशर पॉलिटिक्स को एज अ मीन्स यूज कर सकते हैं, हम बाइकॉट को एज अ मीन यूज कर सकते हैं। और जैसे कि नेशनल एजुकेशन उन्होंने बोला, पैसिव रेसिस्टेंस की बात की, ये सब हम अचीव कर सकते हैं। तो तिलक टू डिड नॉट डिनाई द प्योरिटी ऑफ मीन्स वॉज इम्पॉर्टेंट एंड डिजायरेबल। ऐसा नहीं है कि वो प्योरिटी ऑफ मीन्स को डिनाई करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, बट ही फेल्ट दैट कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस दिस कुड नॉट बी द रिजिड रूल। मतलब हमें एक कोई रिजिड रूल नहीं अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं नहीं, प्योरिटी ऑफ मीन्स हमारे लिए सबसे प्राइमरी है, सबसे सुपीरियर है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। द प्योरिटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि सरकमस्टेंसेस किस तरीके के हैं, उस हिसाब से हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ उन्हें मॉडरेट्स से अलग बनाता है। जो मॉडरेट और लिबरल हैं वो एंड्स एंड मीन्स दोनों की प्योरिटी की बात करेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए आपके, तो ये एंड्स और मीन्स की प्योरिटी की बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बीच में क्या कनेक्शन है, ये कॉन्सेप्ट भी इन्हें मॉडरेट्स या लिबरल से डिफरेंट बनाता है। तो आपको पता है कि जैसे बाल गंगाधर तिलक के लिए अल्टीमेट गोल क्या था, या अल्टीमेट गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट क्या था, स्वराज, टू अचीव एंड मेंटेन द स्वराज, दिस वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। और जो स्वराज है, आपको पता है कि उन्होंने जो स्वराज है उसको हर डायमेंशन से जोड़ा था, ये सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन तक लिमिटेड नहीं था। बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग स्वराज क्या था, एक मोरल एंड रिलीजियस नेसेसिटी थी। स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है बाल गंगाधर तिलक का, वो किससे इन्फ्लुएंस था, वेदांता फिलोसफी से। तो उन्होंने कहा कि जो स्वराज है इट इज अ मोरल एंड रिलीजियस नेसेसिटी। So that's why you can say that कि without political freedom, higher freedom is impossible। तो हमें political freedom अचीव करना होगा, तभी तो हम higher freedom अचीव कर पाएंगे। एंड इस तरीके से स्वराज इज अवर धर्मा, स्वराज इज अवर ड्यूटी, एंड ये जो हम अटेन करेंगे इट इज अवर कर्म योगा। आप वेदांता फिलॉसफी में देखेंगे, या गीता से भी ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो ये कहते हैं कि जो स्वराज अचीव करना हमारा धर्म है, स्वराज अचीव करना हमारा कर्म योग है। तो इस तरीके से इन्होंने जो स्वराज के कॉन्सेप्ट को एक मोरल एंड रिलीजियस नेसेसिटी के रूप में प्रेजेंट किया। राइट, एक तरीके से ये इमोशनल अपील भी थी लोगों के साथ में। तो जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है, जो लिबरल ट्रेडिशन है, वो पॉलिटिक्स को सेकुलर अफेयर कहते हैं। मतलब यही चीज मॉडरेट्स भी फॉलो करते थे कि हमें राजनीति से जो धार्मिक चीजें हैं उनको अलग रखना चाहिए। राजनीति अलग है, धार्मिक चीजें अलग हैं, दोनों अलग, टू डिफरेंट स्फेयर हैं। ये कौन कहते हैं, जो सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करते हैं। तो जो जो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी है, ये वेस्टर्न ट्रेडिशन है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, और ये लिबरल का कॉन्सेप्ट है। तो जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर, जो इम्पीरियल रूल है, वो इसी ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे हैं, और मॉडरेट भी इसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो कीपिंग पॉलिटिक्स सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन इन जनरल डिजायरेबल है, नो डाउट, आई डू नॉट रिजेक्ट इट। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स थी उसको एट ऑल डिनाई नहीं किया है, रिजेक्ट नहीं किया है, बट अगेन वही चीज बात आ जाती है कि रिजिड रूल नहीं होना चाहिए ऐसा, कि चाहे जैसी भी सर्कमस्टेंसेज हो, हमें सेकुलरिज्म को ही फॉलो करना है। राइट, तो all these things depends on the circumstances, right? कोई ऐसा rigid रूल नहीं होना चाहिए। though the desirability of keeping politics separate from religion is general is required, right, but not in all circumstances। तो रिलीजन को जैसे आपने पता ही है कि किस तरीके से उन्होंने इमोशनल अपील को के लिए यूज किया, जैसे गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल,
जिससे कि इंडियंस यूनाइटेड हो, उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी डेवलप हो। तो इंडिया में जिस तरीके की सर्कमस्टेंसेस प्रिवेल कर रही थी इन दोज डेज, जब हम स्वराज अटेन करने की, स्वराज अचीव करने की एफर्ट्स कर रहे थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, तो उस तरीके की सिचुएशन में तिलक का ये मानना था, वो ही स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि हमें रिलीजियस फेस्टिवल्स, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को यूज करना चाहिए मासेस में इंथ्यूजियाज्म डेवलप करने के लिए, इंथ्यूजियाज्म बेसिकली लाने के लिए, जिससे कि वो इकट्ठे हों और उनमें करेज डेवलप हो और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप हो। इंडियननेस, ये जो नेशनलिज्म है, सेंस ऑफ यूनिटी तभी आएगी जब उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट उनमें होगा, उनमें करेज आएगी, और तभी वो बेहतर फाइट कर पाएंगे इंपीरियल रूल के साथ। जब मासेस बेहतर फाइट करेंगे इंपीरियल रूल के साथ में, तो हम स्वराज जो हमारा गोल है उसे अचीव करने में हम सक्सेस हो पाएंगे। तो ये इनका रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट, एक्सट्रीमिज्म के प्रोग्राम ऑफ एक्शंस। एक्सट्रीमिज्म को आइडियोलॉजी के बजाय जनरली एक प्रोग्राम ऑफ एक्शंस भी आप कह सकते हैं। इन सिंपल सी बात है, जब हम जो ये डाइकोटॉमी यूज करते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिज्म की, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिज्म की जो डाइकोटॉमी है, जो दो अलग अलग ग्रुप हैं, कुल मिलाकर जो उनके एक्शंस थे, जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, उनके बेसिस पे हम इन्हें डिफरेंट करते हैं। ये जो एक्सट्रीमिज्म है वो अलग क्यों हुए, क्योंकि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शंस थे एक्सट्रीमिज्म के, नेशनल एजुकेशन, बाइकॉट, स्वदेशी, पैसिव रेजिस्टेंस, ये इन्हें अलग बनाता था मॉडरेट के साथ। जिन जिन इन प्रोग्राम ऑफ एक्शंस के साथ में मॉडरेट्स जो थे वो एग्री नहीं हो रहे थे इनके साथ में। तभी आप देखेंगे कि आगे चलकर आपको सूरत स्प्लिट देखने को मिलती है 1907 में। इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इसे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शंस थे, इन पर ही इन लोगों की सहमति नहीं थी, एग्रीमेंट नहीं था, एग्री नहीं कर रहे थे इसके साथ में, राइट। तो कंसेंट नहीं था बेसिकली। तो इन्होंने अपना अलग अलग रास्ता चुना कि ठीक है, आप अपने अपने प्रोग्राम ऑफ एक्शन जारी रखिए। एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने कहा हम अपने प्रोग्राम ऑफ एक्शंस करेंगे। फिर 1916 में जाकर जब लखनऊ सेशन होता है, वहां पर जाकर फिर ये यूनाइटेड होते हैं। तो ये इनकी जर्नी रहेगी। तो एक्सट्रीमिज्म में जो प्रोग्राम ऑफ एक्शंस हैं, मतलब टू अचीव दी स्वराज, जो नेशनल मूवमेंट में उन्होंने जो प्रोग्राम्स किए, वो नेशनल एजुकेशन, बाइकॉट, स्वदेशी एंड पैसिव रेसिस्टेंस। और इनको हम डिटेल में फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसको फिर से यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। नेशनल एजुकेशन में किस तरीके से वो कहते हैं कि इंडियन स्कूल्स होना चाहिए जो इंडियन मैनेज करेंगे। बाइकॉट में कहते हैं ना कि हमें ब्रिटिश गुड की जो हमें बाइकॉट करना चाहिए, हमें इंडियन प्रोडक्शन करना चाहिए, इंडिजिनस गुड्स क्रिएट करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना चाहिए, इंडियन इंडस्ट्री लगे होने चाहिए, ये सब बात करते हैं वो। और पैसिव रेसिस्टेंस में आप देखेंगे कि किस तरीके से बात करते हैं कि अगर ये तीनों मेथड हमारे नहीं काम आते तो हमें पैसिव रेजिस्टेंस को अडॉप्ट करना चाहिए। तो डिटेल में मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस किया है ऑलरेडी, स्वराज का जब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से इसको डिटेल में कर सकते हो। और जो प्रोग्राम ऑफ एक्शंस थे वो मॉडरेट के क्या थे, वो पिटिशंस डालते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन करके अपने थॉट्स को रखते थे। इन्होंने 3P की बात करी है ना, पिटिशंस, प्रेयर, पार्टिसिपेशंस, इसके थ्रू ये जो मॉडरेट्स थे वो अपने प्रोग्राम ऑफ एक्शंस थे उनके, जिसके थ्रू वो इंडिपेंडेंस गेन करने के एफर्ट्स कर रहे थे। तो इतना अगर आपको समझ में आया हो, तो हम अगर ब्रीफ असेसमेंट करें या क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें, तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, एक सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग रहे हैं। उन पे उनको ऑर्थोडॉक्स बोला गया, उनको कम्युनलिस्ट बोला गया। और इसके बाद आप देखेंगे कि लोगों का मानना था कि वो जो सोशल रिफॉर्म्स है उसके अगेंस्ट में है बाल गंगाधर तिलक, उन्हें इसीलिए उन्हें रूढ़वादी बोला गया।
और लोगों ने उनको ये भी बोला कि उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम टेंशन है उसको प्रवोक किया। और इसके पीछे रीजन क्या थे कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदू फेस्टिवल्स जैसे कि गणपति फेस्टिवल हो गया या शिवाजी फेस्टिवल है या जो दूसरे हिंदू ट्रेडिशंस थे उनको उन्होंने बढ़ चढ़ कर प्रमोट किया था, उनको अपने प्रोग्राम ऑफ एक्शंस में शामिल किया टू अचीव द गोल। तो इस तरीके से लोगों ने उनको कहा कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम टेंशंस को प्रवोक किए। वो उनको कम्युनलिस्ट नेचर का बोला गया। और ऑर्थोडॉक्स रूढ़वादी तो बोला ही गया कि किस तरीके से वो सोशल रिफॉर्म के खिलाफ हैं, किस तरीके से वो मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो एज फॉर एज द सोशल रिफॉर्म इज कंसर्न, दो कि उन्हें रूढ़िवादी बोला जाता है, बट जो बाल गंगाधर तिलक का कॉन्सेप्ट ये था कि वो रिफॉर्म्स इन सोसाइटी के अगेंस्ट में कभी नहीं थे। उनका मानना था कि हाँ, सोसाइटी में रिफॉर्म जरूरी है और होने भी चाहिए। अ, अब सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, इनलाइटनमेंट ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए। लेकिन ये जो रिफॉर्म है, जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, ये वेस्टर्नाइज्ड रिफॉर्म नहीं होने चाहिए। ये इंपीरियल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लाए जाने चाहिए। ये किसके द्वारा लाए जाने चाहिए? खुद इंडियंस के द्वारा। क्योंकि ये सोशल रिफॉर्म्स इंडियंस के लिए है ना, तो ये सिर्फ इंडियंस के द्वारा लाए जाना चाहिए। ये इनकी डिमांड थी। दूसरा पॉइंट्स जो है, इनको बोला जाता है, जो इनके एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम ऑफ एक्शंस थे जिनके साथ लिबरल्स या मॉडरेट्स ने एग्री नहीं किया, एंड दिस बिकम द रीजन फॉर द सूरत स्प्लिट। जो सूरत में कांग्रेस का सेशन हो रहा था 1907 में, तो इसमें ये जो कांग्रेस के दो पार्ट हो जाते हैं जिन्हें मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में डिवाइडेड हो जाते हैं। तो लोगों ने इनको ये भी ब्लेम किया कि इन्होंने जो ये नेशनल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसको एज ए इंस्टीट्यूशन वीक किया है, राइट। तो इसलिए उनको कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के रूप में प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो उनका ये हिंदू मुस्लिम टेंशन का जो एलिगेशंस था कम्युनलिस्ट होने का, कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम टेंशन को प्रोवोक किया है, तो मेन उन्होंने इसके पीछे लोगों ने रीजन ये दिया कि जिस तरीके से वो हिंदू धर्म या हिंदू फेस्टिवल्स, हिंदू ट्रेडिशंस को नेशनलिज्म के साथ लिंक कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस वजह से उन्हें द पीपल, देयर आर सम सेक्शन ऑफ पीपल हु कॉल हिम एज अ कम्युनलिस्ट। लेकिन आप देखेंगे कि इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, दूसरी डायमेंशन भी है, कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 का। तो लखनऊ पैक्ट 1916 में आप देखेंगे जो हिंदू मुस्लिम के बीच में हुआ था, आप देखेंगे कि उसके पीछे बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा हाथ था। बाल गंगाधर तिलक ने ट्रिमेंडस एफर्ट्स किए थे फॉर दिस लखनऊ पैक्ट, कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो, यूनाइटेड होकर एक सिंगल फ्रंट के साथ अपने स्ट्रगल को जारी रखें। तो ये इनका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट, जो तिलक है, बेसिकली अभी तक के जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपने पढ़ी बाल गंगाधर तिलक की, उससे ये पता चलता है कि वो एक उनका जो अप्रोच था पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को लेकर, सोशल प्रॉब्लम को लेकर, वो रियलिस्ट अप्रोच था। कि जैसे वो कहते हैं ना कि हमें रिजिड नहीं होना चाहिए किसी भी रूल को लेकर, चाहे वो मीन्स वर्सेस एंड की बात हो, चाहे हमारा रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप की बात हो, हमें रिजिड नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सरकमस्टेंसेस कैसी हैं, तो हमारे अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। सो जिस तरीके की सरकमस्टेंसेस प्रेजेंट है, हमें उस तरीके का प्रोग्राम ऑफ एक्शंस लेना चाहिए। तो उनका जो अप्रोच है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को लेकर, वो रियलिस्ट है, प्रैक्टिकल है, राइट। उन्होंने जो ये इनका कम्युनलिज्म का जो है, इसके लिए मेन उनका था कि रिलीजन को एज ऐसे मतलब एज अ मीन नहीं यूज करना चाहिए फॉर द पॉलिटिकल गेन, जो ब्रिटिश रूल या इंपीरियल रूल कर रहा था। कि हिंदू मुस्लिम में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे थे, कि कभी वो मुस्लिम्स को खुश करते थे, कभी वो हिंदूज को खुश करते थे, और इस तरीके से वो अपना पॉलिटिकल गेन कर रहे थे, अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहे थे। तो बाल गंगाधर तिलक वॉज अगेंस्ट दिस थिंग, कि ही वॉज ही क्रिटिसाइजेड या ही रिजेक्टेड टू द मिस यूज ऑफ रिलीजन फॉर द पॉलिटिकल गेन, जो इंपीरियल रूल उस समय कर रहे थे। सो ही ऑल्सो अपोज टू द पॉलिसी ऑफ प्लेकेटिंग
माइनॉरिटीज़। तो जिस तरीके से 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था, तो आपने देखा होगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो फैसिलिटी दी गई जो इनको माइनॉरिटीज़ को, जैसे मुस्लिम्स के लिए। फिर 1900 जो चेम्सफोर्ड सुधार आया, उसमें जाकर दूसरे रिलीजन्स को भी दिया गया। तो प्लेकेटिंग माइनॉरिटीज का जो ट्रेडिशन प्रैक्टिस कर रहे थे, इंपीरियल रूल, ये उसके खिलाफ थे कि ये नहीं होना चाहिए। और क्यों इस तरीके से क्या है, जो इंडियंस हैं उनमें यूनिटी नहीं आएगी। सो डिवाइड एंड रूल की जो इंपीरियल पॉलिसी थी, बेसिकली वो उसके खिलाफ थे। ओके, नेक्स्ट है कि ही अपोज द मेथड ऑफ रिफॉर्म एडवोकेटेड बाय द वेस्टर्नाइज्ड रिफॉर्म। जो हमने ऊपर बात की कि सोशल रिफॉर्म के वो अगेंस्ट में नहीं थे, लेकिन उनका ये मानना था कि ये सोशल रिफॉर्म्स अगर इंडियंस के लिए हैं तो वो इंडियंस के द्वारा लाए जाना चाहिए। सो तिलक वॉज बेसिकली अ पॉलिटिकल रियलिस्ट। आप कंक्लूजन दे सकते हैं ये कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी तिलक की, वो कहीं ना कहीं मिक्स थी एंशियंट इंडियन वैल्यूज और वेस्टर्न लिबरल इंस्टीट्यूशंस पे। तभी वो बट वो जो लिबरल इंस्टीट्यूशंस है वो कहते हैं कि इंडियंस के द्वारा रन किए जाने चाहिए, इंडियंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाना चाहिए। जैसे विलेज, तालुकाज, इन सब में वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि अल्टीमेट हम ये कह सकते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है एक मिलिटेंट के रूप में, तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी इंडियंस को ये नहीं कहा है कि मतलब हथियार ले लो। ही डिड नॉट वांट इंडियंस टू टेक आर्म्स, कि वेपन्स ले लो, हथियार ले लो और इंपीरियल रूल के अगेंस्ट हो जाओ। बेसिकली ही जस्ट वांटेड टू डेवलप द पावर ऑफ सेल्फ डिनायल एंड सेल्फ ऑब्स्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, ये सब डेवलप करने की बात कर रहे थे, जिससे कि जो फॉरेन पावर है जो रूल कर रही है इंडियंस के ऊपर, हम उसको असिस्ट ना करें, उसको कोऑपरेट ना करें। अपने जो हमारी इमीडिएट जो इंटरेस्ट पूरे हो रहे थे, हमें उसको सेक्रीफाइस करना होगा, हमें अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस करना होगा। सो तिलक बेसिकली क्या कहते हैं कि हमारे अपने कोड होने चाहिए, हमें टैक्स फॉरेन अथॉरिटी को नहीं पे करना है। सो वी शुड स्टॉप पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन अथॉरिटी, जो इंपीरियल रूल था। एंड फाइनली वी कैन से दैट कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो होप सो कि आज का जो ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, इससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि किस तरीके से बाल गंगाधर तिलक को एक सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। उसका कुछ एक्सप्लेनेशन और कुछ पॉइंट्स भी हमने यहाँ पर देखे। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से बाल गंगाधर तिलक की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कंप्लीट होती है गाइस। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।